हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का लेक्चर नंबर फोर्थ है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको जा कर के वॉच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से वहाँ पर समझाया गया है। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 वाष्प संपीड़न निकाय का एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट, यानी कि चैप्टर नंबर 3 रेफ्रिजरेंट को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 वाष्प संपीड़न निकाय का। दिया हुआ है कि अमोनिया संपीड़न निकाय में वाष्पित्र का दाब 2 बार है। अमोनिया का प्रवेश एवं निकास पर सूक्ष्मता भिन्न क्रमशः 0.19, 0.85 है और संपीड़न के दौरान कार्य जो हुआ है पर अमोनिया वह है 150 किलो जूल पर केजी। यदि अमोनिया का प्रवाह 4.5 किलोग्राम पर मिनट हो तो सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एवं संपीड़न के प्रति यानी कि संपीड़न के प्रति मिनट वाष्प के आयतन की गणना करनी है। और दिया हुआ है कि यदि ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा 2 बार दाब पर 100 यह है हमारे पास 1325 किलोजूल पर केजी और 0.58 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा दी हुई है 1325 यानी कि हमारे पास है 1325 किलो जूल पर केजी और विशिष्ट आयतन है 0.58 मीटर क्यूब पर केजी। तो हमें बताना है कि संपीड़क में प्रति मिनट वाष्प का आयतन क्या होगा और सीओपी क्या होगी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। देखिए, हमको दिया हुआ है कि अमोनिया वाष्प संपीड़न निकाय में वाष्पित्र का दाब कितना है, 2 बार है। तो यहाँ पर P1 और P4 कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अमोनिया का प्रवेश एवं निकास पर सूक्ष्मता भिन्न क्रमशः कितनी, 0.19 और 0.85। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 0.85 x1 हो जाएगा और x4 हो जाएगा 0.19। 0.85 x1, 0.19 x4। क्यों? क्योंकि अमोनिया का प्रवेश एवं निकास सूक्ष्मता कितना है, भिन्न 0.19 और 0.85। ठीक है, तो प्रवेश को बोल रहे हैं x4 और x1 बोल रहे हैं इसको निकास को। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि जो W है, कार्य कितना हुआ है, 150, तो W = 150 हो जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिया हुआ है, देखिए, यदि अमोनिया का प्रवाह कितना हो 4.5 kg पर मिनट, यानी कि मास दिया हुआ तो MA हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुप्त ऊष्मा जिसको हम लिखते हैं HFG से, वो हो जाएगा 1325 किलो जूल पर केजी। और विशिष्ट ऊष्मा को लिखते हैं VG से, विशिष्ट आयतन को VG से लिखते हैं तो 0.58 मीटर क्यूब पर केजी होगा। ठीक है, तो ये जो डाटा है हमको दिया हुआ है। तो आगे हम करते हैं बिंदु 4 पर एंथैल्पी देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा बिंदु 4, यहाँ पर हैं हम इस तरीके से। बिंदु 4 पर आप देखिएगा तो बिंदु 4 पर एंथैल्पी क्या होगी, H4 = X4 HFG। X4 HFG, क्योंकि हमें देखना है बिंदु 4 पर एंथैल्पी, तो H4 हो जाएगा और X4 × HFG हो जाएगा। कैलकुलेट किया तो 251.75 किलो जूल पर केजी। इसी तरीके से बिंदु 1 पर एंथैल्पी देखेंगे, इस पर तो कितना हो जाएगा, X1 HFG। ठीक है, यानी कि अगर बिंदु 1 पर देखना है तो X1 रखेंगे, बिंदु 4 पर देखना है तो X4 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1126.25 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। अब रेफ्रिजरेशन प्रभाव को देखेंगे तो रेफ्रिजरेशन प्रभाव क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें COP निकालना है। ठीक है, वर्कडन तो हमें मिला हुआ है, लेकिन हमें जो है RE देखना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो RE = कितना होता है, H1 - H4। ठीक है, तो यानी कि इनिशियल एंथैल्पी और लास्ट एंथैल्पी, तो कितना हो जाएगा 874.5 किलो जूल पर केजी। तो COP कितना हो जाएगा, RE/W। तो RE है 874.5 और W कितना है, 150 जो दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा, COP 5.83। एक तो आंसर हमें ये मिला। दूसरा है संपीड़क के प्रति मिनट वाष्प का आयतन। संपीड़क के प्रति मिनट वाष्प का आयतन कितना हो जाएगा, प्रति मिनट रेफ्रिजरेंट का द्रव्यमान गुणा विशिष्ट आयतन, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रति मिनट रेफ्रिजरेंट का द्रव्यमान कितना है, MA, विशिष्ट आयतन कितना है, VG। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.61 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। क्लियर?
चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले परिचय। देखिए रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले परिचय आएगा, इंट्रोडक्शन। तो रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो प्रसारण एवं वाष्पन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है। बस ध्यान से आप पढ़ते जाइएगा। रेफ्रिजरेंट क्या होता है कि एक प्रकार का पदार्थ होता है जो प्रसारण एवं वाष्पन के दौरान ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है तथा संघनन के दौरान अवशोषित ऊष्मा को बाहर निकालता है। ठीक है, तो देखिए संघनन क्या होता है, संघनन होता है कंडेंस, यानी कि उसको ठंडा करना। तो अवशोषित ऊष्मा को बाहर निकाल देता है जब संघनन होता है। बल्कि रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है जो प्रसारण एवं वाष्पन के दौरान क्या करता है, ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करता है। या हम एक प्रकार से और बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट निकाय में रेफ्रिजरेशन निकाय में रेफ्रिजरेंट एक ऊष्मा वाहक की तरह कार्य करता है जो विभिन्न प्रक्रियाओं से जैसे संपीडन, संवहन, प्रसारण, वाष्पन ऊष्मा का आदान प्रदान करता रहता है। रेफ्रिजरेंट ऊष्मा का निष्कासन निम्न तापमान से करता है, यानी कि निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर, तथा उसे उच्च तापमान की ओर प्रवाहित करता है। प्राकृतिक बर्फ और बर्फ एवं नमक के मिश्रण को पहला रेफ्रिजरेंट माना गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि रेफ्रिजरेंट ऊष्मा का निष्कासन निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर करता है और प्राकृतिक बर्फ और बर्फ एवं नमक, प्राकृतिक बर्फ होती है और एक बर्फ और नमक होती है, तो इनको क्या माना गया है, पहला रेफ्रिजरेंट माना गया है। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेंट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। तो वह पदार्थ होते हैं जो रेफ्रिजरेशन निकाय में सीधे रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए यह वह पदार्थ होते हैं जो रेफ्रिजरेशन निकाय में सीधे रूप से भाग लेते हैं। प्राथमिक रेफ्रिजरेंट को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। रेफ्रिजरेंट का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। कौन कौन से? एक तो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट, ठीक है, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजोट्रोप रेफ्रिजरेंट, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट और असंतृप्त कार्बन रेफ्रिजरेंट। तो चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। देखिए पहले हम देख लेते हैं द्वितीय रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। द्वितीय रेफ्रिजरेंट में यह वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जिन्हें पहले प्राथमिक रेफ्रिजरेंट द्वारा ठंडा किया जाता है, फिर इसे शीतलन प्रक्रम लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि शीतलन प्रक्रम के लिए उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेंट के गुण क्या क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो इनमें निम्न प्रमुख गुण विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? निम्न उबालक बिंदु, उच्च क्रांतिक तापमान और उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो चलिए बात करते हैं आगे। निम्न द्रव की विशिष्ट ऊष्मा होती है और निम्न वाष्प का विशिष्ट आयतन धातु से क्षरण रहित होना चाहिए, ज्वलनशील रहित एवं विस्फोटक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, निम्न लागत होनी चाहिए, आसानी से द्रवित होना चाहिए, दुर्गंध रहित होना चाहिए और आसानी से मिश्रित भी हो जाना चाहिए। ये होते हैं रेफ्रिजरेंट के गुण। ठीक है, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करेंगे। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट तो 1928 में चार्ल्स कैटनिंग एवं डॉक्टर थॉमस मीगे द्वारा इसे विकसित किया गया था। इस ग्रुप के रेफ्रिजरेंट में 3 होलोजेंस क्लोरीन और ब्रोमाइन पाए जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? असारे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, जिसे बोलते हैं अशाराय। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसको बोलते हैं अशाराय। ठीक है, इस ग्रुप में 42 रेफ्रिजरेंट पाए जाते हैं और 42 रेफ्रिजरेंट कौन कौन से हैं? देखिए R11 जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन। R11 का नाम क्या है? रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन और इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CCl3F। R12 को बोलेंगे डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CCl2F2। R13 का नाम है मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CClF3। R14 कार्बन टेट्राक्लोराइड CF4 रासायनिक सूत्र होगा। R21 डाइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन, रासायनिक सूत्र हो जाएगा CHCl2F। R22 मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन CHClF2 रासायनिक सूत्र है।
R30, इसका रासायनिक नाम है मिथाइलिन क्लोराइड। रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH2Cl2, CH2Cl2। नेक्स्ट है R40 मिथाइल क्लोराइड, फॉर्मूला हो जाएगा CH3Cl। R100 इथाइल क्लोराइड, फॉर्मूला हो जाएगा C2H5Cl। R113 ट्राईफ्लोरोइथेन, फॉर्मूला हो जाएगा CCl2FCClF3। नेक्स्ट है R114 डाईक्लोरोटेट्राफ्लोरोइथेन, फॉर्मूला हो जाएगा CClF2CClF2। R115 मोनोक्लोरोटेट्राफ्लोरोइथेन, CClF2CF3। और लास्ट है R152, तो ये इसका नाम हो जाएगा डाईफ्लोरोइथेन और इसका फॉर्मूला हो जाएगा रासायनिक सूत्र C2F4Cl2। अब बात करते हैं एज़ोट्रोप रेफ्रिजरेंट। एज़ोट्रोप रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं? देखिए, इस ग्रुप का रेफ्रिजरेंट बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। इन पदार्थों को आसवन द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। इस ग्रुप के रेफ्रिजरेंट एक निश्चित ऊष्मागतिकी को प्रदर्शित करते हैं तथा इस गुण तापमान एवं यह गुण तापमान एवं दाब के परिवर्तन में अलग या फिर बदलते नहीं हैं। इसलिए जो है एज़ोट्रोप रेफ्रिजरेंट को आसवन द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए, कुछ प्रमुख एज़ोट्रोप रेफ्रिजरेंट हैं जैसे कि R500। तो मिश्रण जो मैंने मिक्सचर होता है इसमें देखिए 73.8% R और यहाँ पर हो जाएगा 12 एवं 26.2% R152। रासायनिक सूत्र हो जाएगा CCl2F2 और अपॉन में CH3/CHF2। ठीक है, अपॉन में नहीं है, यानी कि हो जाएगा CCl2F2/CH3CHF2। R502, ठीक है, 48.8% R माइनस दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये माइनस नहीं है दोस्तों, ये केवल एक डैश है, डैश के रूप में लिखा हुआ है। देखिए 48.8% होता है R22 और 51.2% होता है R115। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा CHClF2/CClF2CF3। R503 हो जाएगा 40.1% R23 हो जाएगा और 59.9% R13। फॉर्मूला हो जाएगा CHF3/CClF3। नेक्स्ट है R504, तो ये 48.2% R32 है और 51.8% R115 है। ठीक है, रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH2F2/CClF2CF2। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस ग्रुप के प्रमुख रेफ्रिजरेंट निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? देखिए, अकार्बनिक कौन कौन से होते हैं? R717, रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनिया और रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH3। नेक्स्ट है R718, रासायनिक नाम है पानी और इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2O। R729, ये रासायनिक नाम है वायु और इसका फॉर्मूला होता है O2 N2 CO2 आदि का मिश्रण जो है वायु कहलाती है। R744 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO2 और R764 ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड और इसका फॉर्मूला हो जाता है SO2। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए, इस ग्रुप में सभी रेफ्रिजरेंट कार्बन यौगिक होते हैं। कुछ प्रमुख रेफ्रिजरेंट निम्नलिखित हैं जो इस तालिका में दिए गए हैं, जैसे R50 को बोलते हैं मीथेन और इसका फॉर्मूला होता है CH4। R170 ईथेन, फॉर्मूला होता है C2H6। R290 प्रोपेन, C2H8। R600 ब्यूटेन, C4H10। R600A आइसोब्यूटेन, C4H10। और R601 आइसोब्यूटेन होता है और CH3 का होल थ्राइस। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं असंतृप्त
कार्बनिक रेफ्रिजरेंट, अनसैचुरेटेड ऑरिजिन रेफ्रिजरेंट। तो देखिएगा ऑरिजिन नहीं है, ऑर्गेनिक है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। तो इस ग्रुप में रेफ्रिजरेंट का प्रमुख अवयव इथाइलिन एवं प्रोपिलीन, इथाइलिन एवं प्रोपिलीन होता है। और कुछ जो है प्रमुख रेफ्रिजरेंट निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? R1120 ट्राइक्लोरो इथाइलिन, फार्मूला हो जाएगा C3H4Cl3। R1130 नाम है डाइक्लोरो इथाइलिन, रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H4Cl2। R1150 इथाइलिन C2H4 और R1270 प्रोपाइलिन C3H6। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है पानी। देखिए यह द्वितीयक रेफ्रिजरेंट होता है, इसका उपयोग एयर कंडीशनर प्लांट एवं औद्योगिक शीतलन में किया जाता है। इस रेफ्रिजरेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमें तापमान को जल के जमाव बिंदु से ऊपर रखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राइन। देखिए यह एक मिश्रण होता है जिसमें पानी में नमक उपयुक्त मात्रा में घुला होता है। हम जानते हैं कि जब पानी में नमक मिला होता है तो विलयन का जमाव तापमान जल की अपेक्षा कम हो जाता है, यानी कि जल्दी जम जाता है। कुछ प्रमुख ब्राइन विलयन निम्नलिखित हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, इथाइलिन ग्लाइकोल, और यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए ध्यान से इसको, कैल्शियम क्लोराइड और प्रोपेलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेंट का नामकरण कैसे होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पदनाम समिति ने रेफ्रिजरेंट को R द्वारा प्रदर्शित किया है। जैसे हम बोल रहे थे R120, तो यहाँ पर है रेफ्रिजरेंट R120। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं? एक के बाद एक संरचनाएं जैसे R11, R112 होती है, जिन्हें निम्न आधार पर वर्गीकृत करते हैं। मीथेन आधार, इसमें R के बाद दो संख्याएं होती हैं, जैसे R11, R12, R13, और इनमें R के बाद तीन संख्याएं होती हैं। जो हमारे पास इथेन का दिया हुआ है, इथेन आधार, तो इसमें R के बाद तीन संख्याएं होती हैं, जैसे R111, R112, R113। तो सामान्य रासायनिक सूत्र इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे CaHb, FC और Cl_D। इस फॉर्मूला को दोस्तों याद रखिएगा, ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रेफ्रिजरेंट का नामकरण दिखाने में। ठीक है, जहाँ पर A क्या है, कार्बन अणुओं की संख्या है, B क्या है, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या है, और C क्या है, फ्लोरीन अणुओं की संख्या, D हमारे पास क्या है, क्लोरीन अणुओं की संख्या। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा B + C + D = 2A + 2, और इसी के आधार पर रेफ्रिजरेंट संख्या ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा RA-1 B-1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? चलिए देखिए कुछ प्रमुख रेफ्रिजरेंट हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है R717, इसका रासायनिक नाम अमोनिया है और इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, जैसे उच्च जहरीला ज्वलनशील, खाद्य सामग्री को नष्ट तथा चिड़चिड़ापन उत्पन्न करने वाला यह पदार्थ होता है। इसमें उत्कृष्ट तापीय गुण विद्यमान होते हैं। यह सबसे अधिक रेफ्रिजरेशन प्रभाव पर केजी रेफ्रिजरेंट उत्पादन करता है। सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होने वाला रेफ्रिजरेंट है। निम्न आयनिक विस्थापन होता है और लीकेज आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें कितना बेनिफिट है। नेक्स्ट है दक्षता उच्च होती है और वाष्पन एवं संघनन दाब 3.4 बार एवं 12.9 बार होता है। अमोनिया अलोह धातु तथा पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसके साथ कॉपर ब्रास का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उपयोग की बात करें तो उपयोग में इसका उपयोग औद्योगिक पश्चाग संपीड़न निकाय में किया जाता है और अवशोषण निकाय का प्रमुख रेफ्रिजरेंट है। और यहाँ पर बात करें तो बर्फ़ प्लांट, पैकिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज में इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं हानि की, तो जब तापमान के कारण जो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि अलगाव के लिए, आगे के लिए
उच्च दक्षता वाले सेपरेटर की आवश्यकता पड़ती है तो तेल कार्बनीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है R22। तो इसका रासायनिक नाम है फेरान 22। फेरान 22 मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CClF2 और यह एक कृत्रिम रेफ्रिजरेंट है। क्या है? यह एक कृत्रिम रेफ्रिजरेंट है और इसका प्रयोग निम्न वाष्पन, तापमान और इसके लिए उपयुक्त किया जाता है। देखिए कैसे, प्रमुख गुण देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रमुख गुण है इसका संपीडक विस्थापन निम्न होता है। वाष्पन एवं संघनन द्वारा क्रमशः 2.9 बार एब्सोल्यूट एवं 11.9 बार एब्सोल्यूट होता है। मुक्त ऊष्मा -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम हो जाती है और इसका मान 218.87, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 2.18.87 कर दो या 2.18.1 kg पर किलोजूल पर केजी होता है। यह CO2 की तरह जहरीला होता है। इसकी सुरक्षित सांद्रता 10.0 ppm होती है और जल के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा कभी भी, क्योंकि यह जल के साथ आसानी से घुलनशील होता है। R22 के सिलेंडर का रंग कैसा होता है ये अभी तक यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। तो R22 के सिलेंडर का रंग जो है वो हरा होता है। यहाँ तक अभी ऊपर कहीं नहीं बताया गया था, लेकिन इस लाइन में ये क्लियर हो चुका है। उपयोग की बात करें तो औद्योगिक रूप से निम्न तापमान निकाय में प्रयोग किया जाता है। साबुन उद्योग, हैलाइड टॉर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर में प्रयोग किया जाता है। हानि की बात करें, देखिए हानि क्या है, इसका विसर्जन उच्च तापमान पर होता है और जिसके कारण संपीडक के हेड तथा सिलेंडर को जल संशोधन में क्या होता है, जल संशोधन में आवश्यकता होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, बात करते हैं R134। देखिए R134 का रासायनिक सूत्र होता है CH2FCF3 और इसका आणविक भार होता है 102। इसका उबालक बिंदु की बात करें तो 26.22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह उबल जाता है और इसकी ज्वलनशीलता नहीं के बराबर होती है। और एक बात और बता दें कि यह जहरीला बिल्कुल नहीं होता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गुप्त बाध्य 205 किलोजूल पर केजी होती है और आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, प्रारंभिक लागत उच्च होती है, आदर्श COP कम होती है जो लगभग 6.77 के बराबर होती है। बात करें नेक्स्ट की तो यह है R744 जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2 और इसका रासायनिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। देखिए यह एक रंगहीन एवं दुर्गंधहीन गैस है। यह वायु से भारी होती है और इसका द्रव्य अपेक्षित गुरुत्व 1.56 होता है और अधिक मात्रा में उपस्थित घुटन उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका प्रचालन दाब उच्च होता है और यह निम्न रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न करता है। आगे है, यह सभी दाब एवं ताप पर रासायनिक रूप से स्थिर होता है और यह आसानी से तेल के साथ मिश्रित नहीं होता। उपयोग की बात करें तो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है और समुद्री रेफ्रिजरेशन निकाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। थिएटर एयर कंडीशनर के रूप में प्रयोग किया जाता है और होटल रेफ्रिजरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। हानि की बात करें तो उच्च प्रचालन दाब एवं ताप के कारण इसको भारी पाइप एवं मजबूत संघनित्र एवं जो हमारे पास आवश्यकताएं हैं वो ज़रूरी है। ठीक है, तो मजबूत पाइप, भारी पाइप और संघनित्र की आवश्यकता होती है, तो ये इसके हानियां हैं। ठीक है, और बाकी जो दो और हैं जो इसके लिए उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है, तो ये भी एक जो इसमें नेगेटिव पॉइंट है और इसके लिए निम्न ताप कूलेंट की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका निम्न क्रांतिक तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है R11। तो इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन या फिर बोल सकते हैं फेरॉन 11।
इसका रासायनिक सूत्र CCl3F है और यह एक कृत्रिम रेफ्रिजरेंट है जो फ्लोरोकार्बन मीथेन श्रेणी का आता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रमुख गुण। तो यह ये नु कह दे कि संचारण रोधी, ठीक है, इसलिए ये कह सकते हैं संचारण रोधी। यह संचारण रोधी, ज्वलनशील, रहित एवं जहरीला नहीं होता। यह प्राकृतिक रबर के साथ घुल जाता है और वातावरणीय दाब एवं उबालक बिंदु कितना होता है इसका +23.77 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसकी गुप्त ऊष्मा की बात करें तो 195 है ये, ठीक है। इसकी गुप्त ऊष्मा 195.66 किलोजूल पर केजी होती है, जो -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यह निम्न दाब रेफ्रिजरेंट होता है और इसके लिए जो है सेंट्रीफ्यूगल संपीड़क प्रयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल संपीड़क मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल संपीड़क होता है तो वह क्या होता है, जो भी सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल होता है कि केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। तो जो संपीड़क होता है वह केंद्र से बाहर की ओर अपना कार्य करता है, जो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है। उपयोग की बात करें तो यह 50 टन क्षमता के लिए उपयुक्त है और यह छोटे भवन एवं फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। बात करते हैं R12। इसका रासायनिक नाम है डाइफ्लोरोमीथेन या फिर हम बोल सकते हैं फेरॉन 12। और इसका रासायनिक सूत्र है COL2F2। प्रमुख गुण की बात करें तो यह ज्वलनशील रहित, विस्फोटक रहित और क्षरण रहित और जहरीला नहीं होता है। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गुप्त ऊष्मा का एक खतरा है जब तक गुप्त ऊष्मा जो ये होती है इसमें 161.3 किलोजूल पर केजी, तो तब तक इसमें जो है -15 डिग्री तापमान नहीं होगा, तो गुप्त ऊष्मा हमारी इतनी वैल्यू नहीं आएगी, जो दे रखी है 161.3 किलोजूल पर केजी, ठीक है। उच्च प्रचालन स्थितियों में यह विभक्त नहीं हो सकता। प्रचालन दाब की बात करें तो प्रचालन दाब में वाष्पित्र का दाब होता है 1.83 बार और एब्सोल्यूट कितना होता है -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह दाब हमें मिल जाता है, ठीक है। संघनित्र की बात करें तो 7.44 बार एब्सोल्यूट हो जाएगा और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह तेल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है, ठीक है। चलिए उपयोग की बात करें तो यह सभी तापमान के लिए उपयुक्त होता है। यह घरेलू उपकरणों में प्रयोग किया जाता है और सेल्ड टाइप कंप्रेसर में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत इंसुलेटर है। R502। तो इस देखिए जो R502 है इसमें हम क्या करते हैं कि यह एज़ोट्रोप रेफ्रिजरेंट है, एक तो ये एज़ोट्रोप रेफ्रिजरेंट कहलाएगा। दूसरा है यह 48.8% R22 CHClF2 तथा 51.2% यह बताया था कि जो 51.2% R15 CClF2 CF3 का मिश्रण होता है। तो इसके प्रमुख गुण सिलेंडर का रंग ऑर्चिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रमुख गुण के बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख गुण क्या है, देखिए यह ज्वलनशील रहित, क्षरण रहित और जहरीला नहीं होता है। यह द्रवित जो हमारे पास द्रव्य है तो यह द्रव्य होता है, द्रव होता है यह, और यह -18 डिग्री सेंटीग्रेड से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रेंज में कार्य करता है, ठीक है। -29 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी गुप्त ऊष्मा 168.6 किलोजूल पर केजी है और इसका विभिन्न जो हमारे पास संपीड़क विस्थापन है वह कम होता है, जिससे छोटा साइज कम लगता है और आयतन जो है वो संपीड़क के वो आवश्यकता से अधिक लगता है, ठीक है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग निम्न में किया जाता है, कौन कौन से में, जैसे कि फ्रोज़न फूड डेयरी, या फिर हम जैसे शुरू में कह रहे थे एक तो फ्रोज़न फूड डेयरी है, और यहाँ पर LCI क्रीम इंडस्ट्री है,
फ्रोज़न फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स है, और यहाँ पर फ्रोज़न डिस्प्लेस्ड एट्सेट्रा, ठीक है, फ्रोज़न फूड डिस्प्ले केसेस एट्सेट्रा, ये सभी जो है इसके उपयोग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम हानियों की बात करेंगे। हानियाँ क्या होती हैं? तो निम्न संपीड़न अनुपात होता है, निम्न जमाव अनुपात होता है, और निम्न विसर्जन तापमान होता है। और हम यहाँ पर ये बात कहें कि जो ये हानियाँ हैं इनको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम का लाभ है तो उसकी हानियाँ भी ज़रूर होंगी। बात करते हैं हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट में R11 ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन होती है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CCl2F। तो प्रमुख गुण इसके देखेंगे तो यह एक कृत्रिम रासायनिक उत्पाद है जो CCl2F2 है, ठीक है। यह एक स्थायी अज्वलनशील, इनके स्थायी और अज्वलनशील और गैर विशेष जो हमारे पास विषैला होता है, ठीक है, और निम्न दाब रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक। ये इसके जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। दाबांतर एवं तापमान जो होता है वो कितना होता है? -15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और दाब होता है 0.202 बार से 1.2606 बार। गुप्त ऊष्मा बता सकता है? गुप्त ऊष्मा बता सकता है कोई? देखिए, गुप्त ऊष्मा 195 किलो जूल पर केजी, कितने पर? 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। उचालक बिंदु होता है 23 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड। अभिकेंद्रीय संपीडक में 200 TR से अधिक और उससे भी अधिक पर किए जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लोकेज का परीक्षण, साबुन घोल और हाईलाइट, और यहाँ पर हो जाएगा हाईलाइट टॉर्च या इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर द्वारा किया जाता है जो लीकेज का परीक्षण होता है। R11 के सिलेंडर का कलर और कैसा होता है? ऑरेंज होता है। याद रखिए, R11 का सिलेंडर जो होता है वह ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास R13 मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन। तो मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन CClF3R13, इसको पढ़ेंगे हम आगे से। और एक हमारे पास बचेगा R14 कार्बन टेट्रा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास CFA। क्लियर? तो इनको हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।